हेलो एंड वेलकम बच्चों। तो अब स्टार्ट करने वाली है नीट के न्यूमेरिकल्स। वैसे मैंने जब आपको ये चैप्टर पढ़ाया है ना, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, तो इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल मैंने कराए। न्यूमेरिकल किस किस चीज़ के मैं करा चुका हूँ? मैं नीट के न्यूमेरिकल करा चुका हूँ बहुत सारे, जेई के न्यूमेरिकल करा चुका हूँ, मेंस प्लस एडवांस, और साथ में करा चुका हूँ मैं नॉर्मल न्यूमेरिकल्स। जो भी उस टाइम पढ़ा रहा था टॉपिक से रिलेटेड, कोई भी रैंडम न्यूमेरिकल करा दिया, जो भी दिमाग में उस टाइम डेटा आया वो करा दिया। ठीक है, अभी बचे हैं आपके एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल बचे हैं, जेईई एडवांस के कुछ न्यूमेरिकल बचे हैं, और नीट के कुछ न्यूमेरिकल बचे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, नीट का खेल ख़त्म कर देता हूँ आज। नीट के जितने भी न्यूमेरिकल हैं आज मोशन इन स्ट्रेट लाइन के वो सारे आपको करा देता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट जो भी अपनी क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास होगी उसमें जेईई के न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, जेईई के न्यूमेरिकल 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास जितनी भी क्लास लगेंगे जेईई के सारे न्यूमेरिकल आपको करा दो, मेंस प्लस एडवांस। ठीक है, उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे अपन एनसीईआरटी की एक सीरीज़ बनाएंगे पूरी, जैसे मैंने फर्स्ट यूनिट की बनाई थी, यूनिट एंड मेजरमेंट्स की। उसमें सारी चीज़ें सारे न्यूमेरिकल कराए थे, और एक एक न्यूमेरिकल का क्या कॉन्सेप्ट है, एनसीईआरटी इसको पूछ क्यों रही है। एनसीईआरटी में कोई बेवकूफ़ी वाली बात तो करी नहीं है, पूछा है मतलब उसके पीछे कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट सिखाना चाहती है, वो सारी चीज़ें करेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर देता हूँ, लेकिन इसकी शुरुआत करता हूँ एक क्वेश्चन पूछने से। तो एक क्वेश्चन आपके पास ये रहा कि भाई आपको ये एक ग्राफ दे रखा है, ये जो ग्राफ है भाई, ये ग्राफ है एक्स और टी के बीच में। ठीक है, और ग्राफ कुछ इस तरह से बना हुआ है, इसमें पॉइंट दे रखे हैं कुछ, ये पॉइंट नंबर ए, ये पॉइंट नंबर बी है, ये पॉइंट नंबर इधर सी है। आपसे पूछ लिया कि किस वाले पॉइंट की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भाई, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, किसी भी पॉइंट की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? तो भाई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए एक्स टी ग्राफ में क्या करते हैं, स्लोप लेते हैं। क्या करते हैं, स्लोप लेते हैं। तो यदि आप स्लोप ले लोगे किसी भी पॉइंट पे, तो वो उस पॉइंट की इंस्टेंटेनियस, उस इंस्टेंट की वेलोसिटी बता देगा। तो इन तीनों में से देखो किस वाले पॉइंट पे आप जो टेंजेंट बनाओगे उसकी स्लोप सबसे ज़्यादा आएगी। इन तीनों पॉइंटों को देख के बताओ। तो भाई पॉइंट नंबर ए पे देखो, पॉइंट नंबर ए पे यदि आप टेंजेंट बनाते हो, ये टेंजेंट बनेगी। ठीक है, इसकी स्लोप मतलब एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज चलने पे एंगल कितना बन रहा है। फिर ये इस पे बनाऊंगा मैं टेंजेंट, तो ये तो लगो एक्स के पैरेलल आ रही है भाई, मतलब टी एक्सिस के पैरेलल आ रही है, मतलब इसकी स्लोप तो जीरो, मतलब इस वाले पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो होगी। यदि एकदम पैरेलल हो जाएगी एक्स एक्सिस की, तो स्लोप कितनी हो जाएगी, जीरो। तो मतलब इस पॉइंट पे तो जीरो। पॉइंट नंबर सी पर यदि मैं टेंजेंट बनाऊंगा भाई, तो इस पर लगभग ये एंगल आएगा ना, अप्रॉक्सीमेटली 90 को अप्रोच कर रहा है, मतलब 90 से हल्का सा ही कम है। मतलब सबसे ज़्यादा अब बताओ स्लोप किस पॉइंट पे है, ए बी और सी में से सबसे ज़्यादा जो ये एंगल है ना, एंगल जो बन रहा है ना, इसमें से तीनों में से सबसे ज़्यादा एंगल कहाँ पे बन रहा है, पॉइंट नंबर सी पर। यदि पॉइंट नंबर सी पर सबसे ज़्यादा एंगल बन रहा है, मतलब पॉइंट नंबर सी की जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो सबसे ज़्यादा है, मैक्सिमम है भाई। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से पॉइंट सी इज मैक्सिमम, क्योंकि इसकी स्लोप सबसे ज़्यादा आ रही है। अच्छा, किसी पॉइंट पे यदि एंगल नेगेटिव बन जाता है तो उसकी स्लोप नेगेटिव हो जाएगी, मतलब एंगल नेगेटिव मतलब स्लोप नेगेटिव। यदि कोई इस तरह का ग्राफ है यार, ये एक्स टी ग्राफ है, ठीक है। अब मैंने पूछ लिया कि ये ऐसा ग्राफ बना है, अब मैंने पूछ लिया इस वाले पॉइंट पे, पॉइंट नंबर ए पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पॉजिटिव हो गया नेगेटिव, तो इस पर टेंजेंट बनाई। अब ये टेंजेंट का जो एंगल बन रहा है वो ग्रेटर देन 90 है, 90 तो यहीं आ जाएगा कहीं, ये 90 से बड़ा है। 90 से बड़ा होते ही यदि एंगल 90 से बड़ा हो गया, मतलब अब वेलोसिटी हो जाएगी नेगेटिव, क्योंकि यदि एंगल 90 से बड़ा बन रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, मतलब टेन थीटा की वैल्यू अब कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। ये मैं ऑलरेडी आपको चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बता चुका हूँ जब मैं पढ़ा चुका हूँ तब। ठीक है, तो ये आप समझ गए, तीनों में से मैक्सिमम वेलोसिटी जो पूछ ले तो आप बता सकते हो। ये क्वेश्चन था आपके नीट का, इसीलिए मैंने आपको ये करा दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए है वो नीट का ही है, नीट का ये। और वो क्वेश्चन आपसे क्या पूछना चाह रहा है, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाई फ्री फॉलिंग बॉडी इन फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ सेकेंड। ठीक है, एक बॉडी है जो फ्री फॉल कर रही है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी, जीरो। ये फॉल कर रही है भाई, फर्स्ट सेकंड में हो सकता है इसने ये वाली हाइट कवर करी, सेकंड में कुछ ज़्यादा करेगी तो ये मान लो h2 है, थर्ड सेकंड में इससे भी ज़्यादा करेगी तो ये मान लिया h3 है, ये थर्ड सेकंड में, और फोर्थ सेकंड में कुछ ये करेगी, इससे भी h3 से भी ज़्यादा, ये फोर्थ सेकंड में इसने कवर करी। अब आपसे पूछ लिया h1 h2 h3 h4 का रेशियो बताओ, तो भैया आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे,
फर्स्ट सेकंड में ट्रेवल करी गई डिस्टेंस का फॉर्मूला है क्या बिल्कुल है एस फर्स्ट, एस nth सेकंड का फॉर्मूला है, nth सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर होती है u प्लस ay2 2n-1, ठीक है यही होती है। तो फर्स्ट सेकंड की मतलब h1 की वैल्यू क्या आएगी, फर्स्ट सेकंड में ट्रेवल करी गई डिस्टेंस है तो u तो ज़ीरो हो जाएगा, u प्लस a/2, a यहाँ पर हो जाएगा z, a तो z है, z/2 2n-1, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपकी फर्स्ट सेकंड में ट्रेवल करी गई डिस्टेंस की। तो 2 × 1-1, तो यहाँ से h1 की वैल्यू आएगी z/2 × 1, क्योंकि 2-1 1 हो जाए। तो h1 की वैल्यू ये हो गई, फर्स्ट सेकंड में ये डिस्टेंस ट्रेवल करी। सेकंड सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी इसने सेकंड सेकंड में, तो भाई सेकंड सेकंड की जो डिस्टेंस निकालनी है वो u प्लस a/2 2n-1 दूसरे सेकंड की डिस्टेंस आ जाएगी। तो h2 की वैल्यू वही u0 है तो z/2 2 × 2-1, तो h2 की वैल्यू आ जाएगी भाई 2 × 4 और ये 3 z/2। ऐसे ही h3 मतलब थर्ड सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो ये z/2 2 × 3-1 मतलब 6-1 मतलब 5, z/2 × 5 h3। h4 की वैल्यू ऐसे ही सेम z/2 × 2 × 4-1 तो z/2 × 7। तो यहाँ पे z/2 तो सब में सेम है, तो h1 h2 h3 और h4 का रेशो यदि निकालना हो तो z/2 तो सब में कॉमन है तो वो तो कटना ही है लास्ट में, तो z/2 को हटा दो पहले, ये हो जाएगा 1:3:5:7 1357, ये रेशो आएगा इसका 1357। क्या ये बात आपको समझ आई, ये मैंने कैसे निकाला। nth सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है कोई भी, इसका फॉर्मूला आता है s = u प्लस a/2 2n-1, ये फॉर्मूला है। तो u की वैल्यू तो भाई ज़ीरो, क्योंकि इसने फ्री फॉल स्टार्ट किया अंडर ग्रेविटी, मतलब फ्री फॉल इसको जस्ट किसी ने छोड़ा होगा फिर इसने नीचे आना स्टार्ट किया है, तो फ्री फॉल है मतलब u की वेलोसिटी हर केस में ज़ीरो हो जाएगी। a/2 a की जगह मतलब एक्सेलरेशन रखना है, a कितना है अंडर ग्रेविटी फॉल कर रहा है तो मतलब a की वैल्यू z आएगी, और z की वैल्यू कितनी होगी +10 या -10, किसी भी केस में -10 ही आएगी, क्योंकि g हमेशा नेगेटिव डायरेक्शन में लगता है, मतलब नीचे के डायरेक्शन में लगता है, और नीचे के डायरेक्शन हमेशा अपन ने नेगेटिव ली है, तो इसीलिए -10 आएगी वैल्यू। लेकिन अपन -10 से मतलब ही नहीं, क्योंकि वो ये तो हर एक में कॉमन है, अपने को रेशियो चाहिए, तो भाई ये तो कॉमन है तो इसलिए मैं इसकी वैल्यू पुट नहीं कर रहा, क्योंकि जब कॉमन है तो रेशियो जब लूँगा, इनका रेशियो लूँगा तो वो तो कॉमन चीज़ तो कट हो जाएगी। बाकी सिर्फ अपने को S1 S2 S3 S4 में यही निकालना, तो S1 में ये भी लिख सकता हूँ, इसको हटा भी दूँ ना तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो 2 × 1-1, S2 की वैल्यू 2 × 2-1, S3 की वैल्यू 2 × 3-1, और S4 की जो वैल्यू है 2 × 4-1। बस इसका रेशियो लेना है, सिर्फ इसका रेशियो लेना। अब आप कहोगे a/2 कहाँ गया, अरे यार वही बात करो, z/2 आएगा ना हर केस में, a की वैल्यू z है तो z/2 तो वो कॉमन आएगा ना, वो कट जाएगा, इसलिए मैंने वो किसी में कंसिडर नहीं किया, बस इनका रेशियो लेना है। 1357 वैल्यू आ रही है, समझ गए अरे बच्चों। पहले दूसरे तीसरे nth सेकंड का फॉर्मूला ऐसे आपको याद रखना है। यदि ये फॉर्मूला आपको याद नहीं होगा तो भाइयों आपको फॉर्मूला डेराइव करना पड़ जाएगा, और डेराइव कर दोगे तो ये टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसीलिए नीट के लिए ये फॉर्मूला आपको याद होना ही चाहिए। जेई मेंस जेई एडवांस का क्वेश्चन होता तो आप उसमें यहाँ पर ऑन द स्पॉट डेराइव भी कर सकते हो, लेकिन नीट में आपको इतना टाइम नहीं है, इसलिए फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यदि अपन देखें तो वो इस तरह से, बॉल इज़ थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर/सेकेंड, ठीक है। एक बॉल है, एक किसी टावर पे बिल्डिंग पे खड़े हो आप, और यहाँ से एक बॉल को ऊपर की साइड फेंक रहे हो 20 मीटर/सेकेंड की स्पीड से, मतलब u की वैल्यू है 20 मीटर/सेकेंड, यहाँ से आप इसको ऊपर फेंक रहे हो भाई, ठीक है 20 मीटर/सेकेंड की स्पीड से। इट हिट्स द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम विद ए वेलोसिटी 80 मीटर/सेकेंड, ये ग्राउंड को हिट करती है 80 मीटर/सेकेंड की स्पीड से, ठीक है। ये जो भी आप फेंक रहे हो स्टोन या बॉल जो ग्राउंड को हिट करती है। टावर, द हाइट ऑफ द टावर इज़, तो इस टावर की हाइट पूछ ली आपसे, इस टावर की हाइट पूछ ली जो कि मैंने मान ली h है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, कमाल की चीज़ बताना,
एक तो आप एक काम ये कर सकते हो जो कि मैं नहीं करूँगा, आपको करना है वो। यदि आपको चीज़ें क्लियर नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है तो आप क्या काम करोगे, आप एक काम करोगे, सबसे पहले आप ये निकालोगे कि ये ऊपर कब जाएगा, ये इसकी एक मैक्सिमम वेलोसिटी आएगी, सॉरी मैक्सिमम नहीं मिनिमम वेलोसिटी, जब ये इसकी स्पीड जीरो हो जाएगी, जब वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तब मतलब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच चुका होगा। फिर वहाँ से ये नीचे आएगा, नीचे पहले इस वाले पॉइंट तक आएगा, नीचे रेफरेंस पॉइंट तक जहाँ से इसने स्टार्ट किया था वहीं तक, फिर ये नीचे जाना स्टार्ट करेगा, फिर इस जगह पे वेलोसिटी ऐसी, तो इस जगह पे वेलोसिटी आप निकाल सकते हो। यू की वैल्यू कितनी आएगी पहले ये बताओ, यू की वैल्यू कितनी आएगी इस वाले पॉइंट पर जब ये नीचे जा रहा होगा तब। तो एक चीज़ याद रखना, एक चीज़ याद रखना, ये बात आप उसमें पढ़ोगे प्रोजेक्टाइल मोशन में। अभी मैं बता देता हूँ, जिस पॉइंट पर ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है, मतलब यहाँ से मैं मान लेता हूँ ये हाइट है h1। यदि h1 हाइट पर इसकी वेलोसिटी कुछ ये होगी ऊपर की डायरेक्शन में, u1 मान लेता हूँ इसको, u तो यहाँ 20 है तो थोड़ा h1 ऊपर जाने पर ये कम हो चुकी होगी, तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे 18 हो गई। तो सेम जब ये नीचे आ रहा होगा और इस टावर से जब इसकी हाइट h1 हो रही होगी भाई, h1 हाइट तक आ रहा, तो इस वाले पॉइंट पर भी इसकी वेलोसिटी इतनी ही होगी। मतलब ये ऊपर 18 है तो नीचे आ रहा होगा तब नीचे की डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी ऑब्वियसली क्योंकि अब नीचे आ रहा है, लेकिन वेलोसिटी की वैल्यू वही रहेगी 18। बस इसमें कंडीशन ये है कि बाकी कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगना चाहिए यार, बाकी कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं होना चाहिए, फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी होना चाहिए, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगना चाहिए, उसके अलावा कोई फोर्स नहीं होगा। तो जिस पॉइंट पर वो ऊपर जा रहा था तो ऊपर जाने वाले जिस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी यदि 18 थी तो उसी हाइट पर जब वो नीचे आ रहा होगा, यदि सेम बेस से हाइट है तो उस पॉइंट पर नीचे आते हुए वेलोसिटी भी उतनी ही होगी। ठीक है, याद रखना। लेकिन अब मैं क्या बताना चाह रहा था कि अब देखो जिस जगह से स्टार्ट किया वो 20 वेलोसिटी है, तो नीचे की डायरेक्शन में इस जगह से 20 वेलोसिटी होगी, तो आपको v की वैल्यू पता है, ये v मतलब फाइनल वेलोसिटी 80 और इनिशियल वेलोसिटी भी पता है, तो ये हाइट आप निकाल सकते हो, फॉर्मूले वगैरह लगा लोगे के। ठीक है, v इक्वल्स टू यू प्लस 80 लगा देना एस यू का, ठीक है, और v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगा देना। तो इसमें मैं यदि ये फॉर्मूला लगाऊं तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये फॉर्मूला यदि मैं लगाना चाहूँ तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है इसकी 80 पर नेगेटिव डायरेक्शन होगी तो -80। इनिशियल वेलोसिटी इस पॉइंट पर जब ये नीचे आ रहा होगा तो 20, लेकिन नीचे की डायरेक्शन में 20 प्लस 2 इंटू ए, एक्सेलरेशन कितना लगेगा हर पॉइंट पे -10 इंटू एस, ये बिल्डिंग की हाइट यही निकालनी है भाई, आपको यही निकालनी है। तो 18 स्क्वायर मतलब -400 इक्वल्स टू 2 इंटू 10 -10 इंटू एस मतलब h है, यहाँ पर वही वैल्यू निकालनी थी आपको। तो यहाँ से ये 6000 इक्वल्स टू -20h, तो h की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -300 मीटर, 300 मीटर। और माइनस क्यों आई है, क्योंकि ये h क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट नीचे की डायरेक्शन में यार, नीचे डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है तो नेगेटिव वैल्यू आई और 300 आई, यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन मुझे ये सब चीज़ सोचने की जरूरत नहीं थी कि इस जगह पे वेलोसिटी नीचे की डायरेक्शन में 20 हो जाएगी, मैं इसको डायरेक्टली कर सकता हूँ यार, मैं इसको डायरेक्टली कर सकता हूँ यार, इसको डायरेक्टली कर सकता हूँ। कैसे करूँगा देखता हूँ और तुम्हें भी दिखाता हूँ भाई। ठीक है, देखता हूँ और तुम्हें भी इसकी थोड़ा मौका मुआयना करा देता हूँ कि आखिर इसमें कमाल क्या होगा। देखो इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी थी, u की वैल्यू है 20 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी मेरी यही है। तो मैं डायरेक्ट अब ये ऊपर जाएगा फिर वहाँ से लौट के आएगा तब ये नीचे ज़मीन पहुँचेगा, इतना सोचना नहीं है अपने को, सिर्फ ये सोचना है कि भाई मेरे पास इतनी चीज़ें दे रखी हैं, मुझे इससे कैसे सॉल्व करना है। तो इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक डायरेक्टली इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो। तो इस डायरेक्शन में देखो मैं ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है -80, क्यों, क्योंकि जब नीचे आ रहा है तब वो ग्राउंड को टच कर रहा है, और ग्राउंड को टच करने से जस्ट पहले वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकंड, मतलब वो नेगेटिव होगी क्योंकि नीचे की डायरेक्शन में, तो -80 का होल स्क्वायर, वी की वैल्यू दी होगी। यू की वैल्यू अब कितनी आएगी, क्योंकि मैं यहाँ से मोशन देख रहा हूँ और इस जगह पर वेलोसिटी ऊपर की डायरेक्शन है तो +20 है, +20 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए,
जब ये ऊपर जा रहा नीचे आ रहा कुछ भी हो रहा है, जी हमेशा नीचे लगेगा, जी हमेशा नीचे की डायरेक्शन में लगेगा, जी हमेशा नीचे लगेगा, मतलब जी हमेशा -10 वैल्यू आएगी उसकी, क्योंकि जी की वैल्यू 10, ये क्वेश्चन में दे रखा है कि जी की वैल्यू 10 लेनी है, 10 लेनी है। और नेगेटिव क्यों लिए अपन ने, ये बात समझ गए, क्योंकि जी हमेशा नीचे की डायरेक्शन लग रहा है। इनटू एस, एस की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, एस यही है ना, ये वाली चीज़ यही अपने को निकालनी, डिस्प्लेसमेंट एच मान लेता हूँ, एच है ना बिल्डिंग की हाइट, तो यहाँ से सेम वही चीज़ आएगी, देखो इक्वस टू 2 × 10 - 2 × 10 × एच, यहाँ से एच की वैल्यू वही -300 मीटर आएगी। माइनस क्यों आई, मैंने अभी आपको समझा दिया था, क्योंकि वो नीचे की डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि नीचे आ रहे हैं ना, नीचे आ रहे हैं, ये डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाएगा। ये बात समझ गए, क्योंकि इसमें एस जो होता है ना, इक्वेशन ऑफ मोशन में जहाँ पे भी एस लिखा है वो डिस्टेंस नहीं है, वो डिस्प्लेसमेंट है। चाहे फर्स्ट इक्वेशन लगा लो, चाहे सेकंड इक्वेशन, चाहे थर्ड इक्वेशन, फर्स्ट में तो डिस्प्लेसमेंट आता ही नहीं, लेकिन सेकंड में आता है ना, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, में एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट। थर्ड इक्वेशन में वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 एस, इसमें भी एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो ये हर जगह डिस्प्लेसमेंट ही है। क्या ये बात आप समझ गए? तो ये क्वेश्चन का आंसर आ गया एच। दोनों तरीके मैंने बता दिए, लेकिन आपको सेकंड वाला तरीका याद रखना है। इतना नहीं सोचना है कि ऊपर जाने पे वेलोसिटी ये, इस जगह पे भी वेलोसिटी यू, जो इस जगह पे वेलोसिटी होगी वो 20 ही होगी, और लेकिन नीचे के डायरेक्शन में होगी। फिर आप इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का एक इक्वेशन लिख रहे हो, फिर आप निकाल रहे हो आंसर, वो करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का लिख दो और आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा स्वर आ जाएगा? आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आपके व्हाइट बोर्ड पर प्रस्तुत है। तो देखो भाई, ए पर्सन सिटिंग इन ए ग्राउंड फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग नोटिस थ्रू ए विंडो ऑफ हाइट 1.5 मीटर। ये खिड़की है भाई, मेरे सामने वाली खिड़की में 1.5 मीटर जिसकी हाइट है, ठीक है। एक बॉल है, ये तो एक, जैसे देखो मैं किसी फ्लैट में रह रहा हूँ भाई, ठीक है, मेरा फ्लैट 5वीं मंजिल पर है, तो ऊपर से किसी ने 10वीं मंजिल से एक बॉल फेंकी और मैं अपने खिड़की के पास बैठा हुआ था, और मेरी खिड़की की हाइट देख लो कितनी है, 1.5 मीटर है। तो मैंने ऊपर से बॉल को देखना स्टार्ट किया, जब वो खिड़की के पास आई, फेंकी तो किसी ने 10वीं मंजिल से थी, लेकिन वो 5वीं मंजिल की विंडो के सामने आएगी ना कभी ना कभी, तो विंडो की जस्ट ऊपर वाले पॉइंट से मैंने देखना स्टार्ट किया और नीचे वाले पॉइंट तक मैं देखता रहा, ठीक है। तो मेरी विंडो की हाइट कितनी है, 1.5 मीटर, मतलब मेरे सामने वो बॉल 1.5 मीटर कवर करेगी मेरे सामने, फिर वो नीचे चली जाएगी, फिर मुझे वो दिखेगी नहीं, क्योंकि मुझे विंडो से दिख रही। तो ये बात आप, बॉल ड्रॉप फ्रॉम रूफ ऑफ द बिल्डिंग क्रॉसेज द विंडो इन 0.1 सेकेंड, लेकिन मैंने क्या नोटिस किया कि मेरे विंडो को उसने 0.1 सेकेंड के अंदर क्रॉस कर लिया। कितने सेकंड में? 0.1 सेकेंड के अंदर उसने विंडो को क्रॉस कर लिया। कितने? 0.1 सेकेंड में। जिस विंडो की हाइट है ये आप देख ही रहे हो। तो मुझसे क्या पूछ लिया उसने, व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ वॉल व्हेन इट इज एट द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द वॉल, टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द विंडो। तो जब वो इस जगह पर है भाई, इस जगह पर है, तब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? क्या पूछ लिया? जब वो विंडो के जस्ट ऊपर वाले पॉइंट पर, तब इसकी वेलोसिटी कितनी। क्वेश्चन आप समझे? कोई भाई, एक रूफ़ है, 10वें फ्लोर की रूफ़ है, 10वें फ्लोर पे कोई बंदा खड़ा हुआ है, उसने एक बॉल फेंकी और आप रहते हो 5th फ्लोर पे। 5th फ्लोर पे आपके सामने एक विंडो है जिसकी हाइट कितनी है? 1.5 मीटर। आपने देखा कि जैसे बॉल जैसी जस्ट ऊपर वाले पॉइंट पे पहुंची, आपने टाइम नोट करना स्टार्ट किया और आपने देखा कि ऊपर वाले पॉइंट से विंडो के नीचे वाले पॉइंट तक जाने में उसको 0.1 सेकेंड का टाइम लगा, सिर्फ और सिर्फ 0.1 सेकेंड का टाइम लगा। तो आपसे क्या पूछ लिया कि इस ऊपर वाले पॉइंट पे, जब वो विंडो में सबसे ऊपर दिख रही थी, उस वाले पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी कितनी थी, उस वाले पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी थी। तो सबसे पहले ये बताओ, इक्वेशन ऑफ मोशन लगेंगी या नहीं लगेंगी? इसमें बिल्कुल लगेंगी, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन लग रहा है, वो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। यदि एक ही एक्सेलरेशन लग रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, या तो 9.8 लेते हैं या तो फिर 10 लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन में बता रखा है कि जी की वैल्यू 10 लेनी है, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेनी है। तो ये तो कांस्टेंट होता है, तो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन आप लगा सकते हो, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन आप लगा सकते हो, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि ऐसी कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसमें डिस्प्लेसमेंट की बात भी होती हो और टाइम की बात भी होती हो और वेलोसिटी की बात भी होती हो, क्योंकि अपने को निकालनी है इनिशियल वेलोसिटी u।
इनिशियल वेलोसिटी निकालनी, फाइनल वेलोसिटी से आपको कोई मतलब नहीं। तो सबसे पहले थर्ड इक्वेशन इसमें से हटा दो, थर्ड इक्वेशन नहीं लगा सकते क्योंकि थर्ड इक्वेशन में टाइम की बात नहीं होती। v² = u² + 2as है, थर्ड इक्वेशन नहीं लगाएंगे। फिर दिमाग में आएगी क्या फर्स्ट इक्वेशन लगा सकता हूँ, v = u + at, उसमें फाइनल वेलोसिटी की बात होती है, इनिशियल वेलोसिटी की भी बात होती है। मुझे फाइनल वेलोसिटी का कुछ पता नहीं है, था पता नहीं। बची सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन इतनी प्यारी इक्वेशन है, s = ut + ½ at²। वो किसकी बात कर रही है, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रही है, बिल्कुल कर रही है, एस डिस्प्लेसमेंट है। इनिशियल वेलोसिटी की बात कर रही है जो कि अपने को निकालनी है यहाँ पर यू, बिल्कुल। टाइम की बात कर रही है, टाइम की बात भी कर रही है, तो मतलब सेकंड इक्वेशन से अपना काम बन सकता है। लगा देते हैं एस = ut + ½ zt², ut + ½ at²। एस की वैल्यू क्योंकि ऊपर से नीचे जा रहे हैं भाई, तो एस की वैल्यू माइनस में आएगी, -1.5 मीटर। समझ रहे हो आप। यू की वैल्यू निकालनी है आपको, और टाइम कितना लग रहा है इसको विंडो पार करने में, 0.1 सेकेंड का, +½ ए की वैल्यू, ए कितना होगा जी, और जी की वैल्यू 10 है, लेकिन प्लस या माइनस, माइनस, क्योंकि हर पॉइंट पर जी नीचे लगेगा भाई, और जी नीचे लगेगा तो -10 लेना पड़ेगा, इंटू t², टी मतलब 0.1 का भाई स्क्वेयर। ठीक है ना यार, ठीक है ना यार। विंडो की हाइट 1.5 मीटर, तो यहाँ से आपको निकालना क्या, u, तो -1.5 मीटर प्लस u × 0.1 प्लस 2 5 = 10, मैं ये कर सकता हूँ, माइनस का साइन लगा देता हूँ, 5 × 0.01, ठीक है। 0.1 का स्क्वायर कितना होगा, 0.01, तो यहाँ से = है ना, ये u की वैल्यू निकालनी है अपने को, तो ये -1.5 प्लस 0.05 = 4 × 0.1, 4 नहीं है ये u है, u × 0.1, ठीक है। 1.5 में से ये माइनस करना है, तो भाई 1.5 में से जब ये माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 1.45, लेकिन माइनस आएगा क्योंकि ये वाली टर्म है ना माइनस में, तो -1.45 = u × 0.1, यहाँ से u की वैल्यू आ जाएगी -14.5 मीटर/सेकेंड। मतलब विंडो के सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी, 14.5 मीटर/सेकेंड, और माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि वेलोसिटी भाई इस वाले पॉइंट पे नीचे की डायरेक्शन में होगी, क्योंकि बॉल ऊपर से नीचे आ रही थी। तो साइन की चिंता आपको नहीं करनी, साइन की चिंता इक्वेशन करेगी और आपको बताएगी कि वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी। तो वेलोसिटी है कितनी, 14.5, और उसकी डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ। मैं पूछ लूँ कि भाई स्पीड कितनी है उस पॉइंट पे, तो स्पीड मतलब इसका मॉड लेना है, माइनस हटा दो, मतलब 14.5 मीटर/, स्पीड इतनी है, वेलोसिटी पूछे तो -14.5। इस तरह का खेल वो खेल सकता है जेई के अंदर, और लेकिन नीट में भी आ सकता है। वो ऐसा बोल दे बस, थोड़ा सा लैंग्वेज का डिफरेंस है, वो पूछ ले कि इस वाले पॉइंट पर, मतलब जो अपर पॉइंट है जिस पे अभी इसने पूछी है, अभी वेलोसिटी पूछी है, लेकिन वो ऐसे लिख दे कि इस वाले पॉइंट पे स्पीड बताओ, और वो दोनों ऑप्शन दे दे, ऑप्शन ए में 14.5 भी हो और ऑप्शन बी में -14.5 भी हो। तो यदि स्पीड पूछ ली भाई, तो स्पीड में आपको ये आंसर टिक करना पड़ेगा, क्योंकि स्पीड में साइंस से मतलब नहीं होता। लेकिन वेलोसिटी पूछ ली है तो आपको ये आंसर टिक करना पड़ेगा, यदि दोनों ऑप्शन हैं तो। यदि सिर्फ एक ही ऑप्शन है 14.5, तो आपको 14.5 ही टिक करना, चाहे वेलोसिटी पूछ ले या स्पीड पूछ ले। समझ रहे हो। यदि 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों में न्यूमेरिकल वैल्यू है, एक में 14.5, बी में 15, सी में है 15.5 और डी में है 14.20, तो चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये वाला करेक्ट है 14.5 वेलोसिटी के लिए। ठीक है, ऑप्शन की बात है भाई, किसकी बात है, ऑप्शन की बात है यार, ऑप्शन की बात है। तो ये बात आप समझ गए ना, कौन सी इक्वेशन लगानी, ये भी थोड़ा दिमाग में तैयार कर लिया अगर रोड मैथ कि कौन सी इक्वेशन लगानी सही रहेगी। नेक्स्ट देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ स्टोन फॉल फ्रीली अंडर ग्रेविटी, एक स्टोन है जो फ्री फॉल कर रहा है ग्रेविटी के अंडर। इट कवर्स डिस्टेंस h1 h2 h3 इन फर्स्ट 5 सेकेंड, नेक्स्ट 5 सेकेंड एंड नेक्स्ट 5 सेकेंड रेस्पेक्टिवली। द रिलेशन बिटवीन h1 h2 h3। एक स्टोन है जो फ्री फॉल कर रहा है, पहले 5 सेकेंड में ये h1 डिस्टेंस ट्रेवल करता है, अगले 5 सेकेंड में ये h2 करता है, और उसके अगले 5 सेकेंड में ये h3 करता है।
तो आपसे पूछा क्या है, H1 H2 H3 में क्या रिलेशन होगा, H1 H2 H3 में क्या रिलेशन होगा पहले 5 सेकंड में, अगले 5 सेकंड में और उससे अगले 5 सेकंड में। तो क्या ये वाला फॉर्मूला लगा दूँ मैं, S = U + A/2 2n-1, लगा दूँ क्या ये फॉर्मूला, पहले 5 सेकंड में लगाना है तो 0 + G/2 × 2 × 5-1, क्या ये फॉर्मूला ऐसे लगा दूँ? गलती मत कर देना, पहले 5 सेकंड में बोला है इसने, 5वें सेकंड में नहीं बोला है, डिफरेंस समझ रहे हो? पहले 5 सेकंड में, यदि ये बोलता 5वें सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा है, तब तो ये फॉर्मूला वैलिड होता। 5वें सेकंड में बोलता, ऐसे पूछ लेता कि रेशियो बताओ डिस्टेंस ट्रेवल बाई दिस पार्टिकल इन 5वें सेकंड और 10वें सेकंड और 15वें सेकंड, तब तो ये फॉर्मूला वैलिड होता। 5वें के लिए n की जगह 5 पुट कर देते, 10वें के लिए n की जगह 10 और 15वें सेकंड के लिए n की जगह 5। लेकिन लैंग्वेज क्या होती, इन 5th सेकंड, इन 10th सेकंड एंड इन 15th सेकंड, तब तो ये फॉर्मूला होता। लेकिन इसने ऐसा नहीं पूछा, 5th 10th 15th नहीं पूछा, इसने बोला पहले 5 सेकंड में, समझ रहे हो, पहले 5 सेकंड में डिस्टेंस, अगले 5 सेकंड में डिस्टेंस और उससे अगले 5 सेकंड में डिस्टेंस का रेशियो पूछ लिया इसने। ये बात ध्यान रखना यार, कहीं गलती कर दो आप। ये H1 है, यहाँ से यहाँ तक H2 है और फिर ये वाला H3 है, इसका रेशियो पूछा। तो इसमें तो सिंपल फॉर्मूला लगाना है आपको, S = UT + ½ AT², ठीक है ना यार, ठीक है ना यार। तो S पहले 5 सेकंड में निकालना है, तो यहाँ पे U तो 0 ही है, U तो 0 ही है यार। पहले 5 सेकंड में निकालना है कितना डिस्प्लेसमेंट, मतलब H1 की वैल्यू, तो H1 की वैल्यू S की जगह H1 पुट करो, UT मतलब 0 क्योंकि U की वैल्यू 0, ½ G की वैल्यू -10 × T², पहले 5 सेकंड लग रहे हैं ना, 5 सेकंड का स्क्वायर। तो यहाँ से जो H1 की वैल्यू है, -H1 की वैल्यू आ रही है -5 × 5 का स्क्वायर, ठीक है। H1 की वैल्यू ये आ गई। अब निकालना है अगले 5 सेकंड में। अगले 5 सेकंड का कैसे निकालोगे, आप एक काम करो, इस वाले पॉइंट से लेके पॉइंट नंबर 1 से लेके पॉइंट नंबर 2 तक के लिए डायरेक्ट इक्वेशन लगाओ। तो वो इक्वेशन जब लगाओगे तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आएगी -H1 + H2 की, S = UT + ½ AT², U की वैल्यू 0, T + ½ A की जगह -10 × T²। अब टाइम कितना हो गया भाई, 10 का स्क्वायर, यहाँ से H1 H2। फिर थर्ड इक्वेशन लगा दो इस वाले पॉइंट से लेके पॉइंट नंबर 3 तक, तो यहाँ से वैल्यू जो आएगी H1 + H2 + H3 की, वो वापस 0 × T UT + ½ -10 × T², T की वैल्यू अब हो जाएगी 15, क्योंकि पहले 5 सेकंड फिर अगले 5 सेकंड मिला के 10 सेकंड हुए थे, तो यहाँ पे सेकंड वाले में 10 पुट किया, फिर पहले 5 दूसरे 5 तीसरे 5 मिला के 15 सेकंड हो जाएंगे, तो ये वैल्यू पुट कर दो। तो H1 की वैल्यू मेरे पास है -H1 की वैल्यू -5 × 5 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू मेरे पास है = ½ -10 × 10 का स्क्वायर, और थर्ड वाले की वैल्यू भी मेरे पास है ½ 10 × 15 का स्क्वायर। इन तीनों का यूज करके आप H1 H2 H3 में रिलेशन नहीं निकाल सकते क्या यार, बताओ बच्चों, नहीं निकाल पाओगे क्या? ऐसी क्या बात हो गई इसमें कि आप नहीं निकाल पाओगे, ऐसी क्या बात हो गई कि आप इसको नहीं निकाल पाओगे? ठीक है ना, निकाल सकते हो ना बच्चों, निकाल सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। H1 H2 H3 में रिलेशन निकाल देना। पहले H2 की वैल्यू कैसे आएगी, H2 की वैल्यू कैसे आएगी, इस वाले इक्वेशन और इस वाले इक्वेशन में से H2 की वैल्यू कैसे लाओगे आप, बताओ। अरे इसमें से इसको माइनस कर देना, H2 आ जाएगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 1 - 2 करोगे तो H2 की वैल्यू आ जाएगी, और 2 - 3 करोगे तो H3 की वैल्यू आ जाएगी, और 1 में ये तो वैल्यू दे ही रखी है। इस तरह से आप निकाल सकते हो, पहले 5 सेकंड अगले 5 सेकंड अगले 5 सेकंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई फर्स्ट फिफ्थ नेक्स्ट फिफ्थ और ये इससे नेक्स्ट फिफ्थ, बस ये इनका रेशियो ले लेना, बाद में जो भी वैल्यू निकालना मत यार, वैल्यू निकालने मत बैठना, कहीं निकालने बैठ जाओ आप।
समझ रहे हो, वैल्यू निकालनी हो तो बढ़िया, बस ये जो भी वैल्यू आए उनका रेशियो लेना है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी है आपको, ठीक है। H1 H2 H3 ऐसे निकाल देना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए हाजिर है इस तरह सा, अ बॉय स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑफ 20 मीटर हाइट ड्रॉप ए स्टोन। एक बंदा है आपके जैसा, एक प्यारा बच्चा है, वो 20 मीटर हाइट के एक टावर पर ऊपर बैठा हुआ है, 20 मीटर हाइट के एक टावर पे यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है, बैठा है, मन में शांति है, दिल में सुकून है इसके, ठीक है। अभी मैं आपको क्या बता रहा हूँ, जो मैंने H1 H2 H3 का जो क्वेश्चन छोड़ा है, आप उसको सॉल्व करो और उसका रेशियो निकाल के देखो। यदि वो आपको समझ में नहीं आता है तो मैं वापस बता दूंगा यार, कमेंट कर देना बस कि सर आपने इसका आंसर नहीं कराया था और मेरे से नहीं हो रहा सर, भले ही आपने कैलकुलेशन के लिए छोड़ दिया था, मुझसे नहीं हो रहा, तो मैं वापस बता दूंगा, लेकिन आप थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करो ना यार, तो समझ में आएगा कुछ, ठीक है। अभी एक प्यारा बच्चा है जो 20 मीटर हाइट पे बैठा हुआ है, वहाँ से एक स्टोन फेंक रहा है, बैठा बैठा नीचे एक स्टोन फेंक रहा है, वाह क्या बात है, क्या बात है, इसको मज़ा आ रहा है स्टोन फेंकने में भी, ठीक है। द वेलोसिटी विद विच इट हिट्स द ग्राउंड, यहाँ से इसने एक स्टोन ड्रॉप किया, तो आपसे पूछ लिया कि जब ये पत्थर जस्ट ज़मीन से टकराने वाला होगा इस जगह पे, तब इसकी वेलोसिटी क्या होगी। जी की वैल्यू 10 लेनी है आपको, इसने क्वेश्चन में बता दिया। तो बताओ इसमें कौन सी इक्वेशन लगाओगे जिसमें टाइम की कोई भी बात नहीं हो रही। इसने कोई टाइम की बात बताई कि कितने सेकंड में, ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिसमें टाइम की कोई भी बात नहीं होती। थर्ड इक्वेशन, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ac, वी स्क्वायर निकालना है भाई, इस जगह पे वेलोसिटी, यू मतलब इस वाले पॉइंट से जस्ट ड्रॉप किया है मतलब 0 है, प्लस 2 इंटू एक्सलेशन 10 है, लेकिन किस डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव, तो -10 लोगे, इंटू एस, ये एस मतलब ये डिस्प्लेसमेंट, ये कितना है 20, लेकिन 20 नीचे की साइड है मतलब -20 हो जाएगा। यहाँ से वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है 400, तो वी की वैल्यू कितनी आएगी +-20, इस जगह पे वेलोसिटी कितनी होगी +-20। अब क्योंकि ये नीचे आ रहा है यार, नीचे आ रहा है भाई, इस डायरेक्शन में ऐसे है ना, तो वेलोसिटी कितनी है इसकी -20 मीटर पर सेकंड, लेकिन आपसे पूछ ले स्पीड कितनी है, तो डायरेक्ट लिखोगे 20 मीटर पर सेकंड, क्योंकि स्पीड में साइन का कोई मतलब नहीं है, स्पीड में तो हमेशा पॉजिटिव ही लेना है आपको, साइन वाइन से कोई मतलब नहीं, ठीक है। ये मार्कर का एक निशान बन गया मेरे हाथ पे, ठीक है, वो याद समझ गए बात। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाई राइज प्लेटफॉर्म एट t=0 स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। आफ्टर 6 सेकेंड another ball is dropped downward from the same platform with velocity v. The two ball meet at t=18 seconds. What is the value of v? ये कोई एक प्लेटफॉर्म है भाई, एच हाइट का प्लेटफॉर्म है, ठीक है। यहाँ से सबसे पहले एक बॉल फेंकी गई नीचे की डायरेक्शन में, ठीक है, नीचे की डायरेक्शन में एक बॉल फेंकी गई, और बॉल कैसे फेंकी गई, जस्ट फ्री फॉल, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो वो नीचे जा रही होगी, नीचे जा रही होगी, नीचे जा रही होगी, शांति से नीचे जा रही थी, ठीक है। तो 6 सेकंड के बाद एक दूसरी बॉल फेंक दी गई, कितने सेकंड के बाद, 6 सेकंड के बाद एक दूसरी बॉल फेंक रहे हैं जिसकी इनिशियल वेलोसिटी अब 0 नहीं है यार, अब 0 नहीं है, अब दूसरी बॉल की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो v है, वो कितना है, v है भाई, वो कितना है, v है, पहले ये u1 थी, अब ये v है। अब ये दोनों बॉल 18 सेकंड के बाद मिलती हैं, 18 सेकंड के बाद मिलती हैं, कितने सेकंड के बाद, 18 सेकंड के बाद आपस में मिलती हैं। पहले ये बताओ कि 18 सेकंड का मतलब हुआ कितना। सर आप पूछोगे 18 सेकंड का मतलब तो 18 सेकंड ही हुआ ना, 18 सेकंड का मतलब तो 18 सेकंड ही हुआ, ठीक है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ वी, वी की वैल्यू निकालनी, तो 18 सेकंड का मतलब 18 सेकंड ही हुआ क्या, नहीं, 18 सेकंड का मतलब हुआ यहाँ पर 12 सेकंड, क्यों इसने क्या बोला है कि पहली बॉल आपने फेंक दी, उसके 6 सेकंड के बाद तो आपने दूसरी बॉल फेंकी है, और ये बोल रहा है कि पहली बॉल फेंकने के 18 सेकंड के बाद मिलती है आपस में, मतलब 6 सेकंड के बाद तो यही फेंकी है दूसरी बॉल, तो मतलब फाइनली मिल कितने सेकंड बाद रही है, 12 सेकंड के बाद मिल रही है भाई, वो 12 सेकंड के बाद वो आपस में मिल रही हैं, मतलब यहाँ से दोनों की हाइट्स
डिस्टेंस सेम होनी चाहिए। ये वाली डिस्टेंस h1 में मान लो इसके लिए भी h1 होगी तो इसके लिए भी h2, तो इसके लिए पहले h1 की वैल्यू निकालो फर्स्ट बॉल के लिए, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा के। तो h1 की वैल्यू भाई माइनस h1 हो जाएगा, ये u की वैल्यू तो 0 है इसके लिए, हाफ माइनस 10 इंटू 12 का स्क्वायर। इसके लिए h1 की वैल्यू कितनी होगी, इसके लिए u कुछ ना कुछ है, कितना है माइनस डायरेक्शन में, इंटू टी कितना हो जाएगा इसके लिए भी 12 प्लस हाफ ए की वैल्यू माइनस 10 इंटू टाइम 12 का स्क्वायर। ये बात आपको समझ में आई, दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई भाई, दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई, दोनों की ये दोनों वैल्यू सेम है ना, ये भी h1 है ये भी h1 है, दोनों को इक्वेट कर दो। तो भाई यहाँ से तो वेलोसिटी 0 आ रही है, वेलोसिटी 0 आ रही है, मतलब ये क्वेश्चन अपन ने सही किया है या नहीं किया, पहले ये बताओ, अपन ने ये क्वेश्चन सही किया है या नहीं किया है, ये बता दो आप मुझे। 18 सेकंड के बाद मिल रही हैं ये दोनों आपस में। तो भाई एक बात बताओ पहली बॉल कितने सेकंड तक चल रही होगी भाई, पहली बॉल तो 18 सेकंड चल चुकी होगी ना तब तक, ये 12 सेकंड चल पाएगी, ये 12 सेकंड चल पाएगी, लेकिन पहली बॉल तो भाई 18 की 18 सेकंड चल चुकी होगी, क्योंकि पहली बॉल फेंकने के 6 सेकंड के बाद होगी दूसरी बॉल फेंक गई, मतलब पहली बॉल तो कितना चल चुकी होगी 18 चल चुकी होगी यार, दूसरी बॉल चलेगी 12, क्योंकि दूसरी बॉल कितनी देर बाद फेंकी गई थी, पहले के 6 सेकंड के बाद। अब दोनों को इक्वेट करो, समझ गए ना, ऐसी गलती आप मत कर देना, दोनों टाइम सेम रख दो, एक को टाइम यार ऑब्वियसली ज़्यादा लग गया ना। अब इस बात को ऐसे भी समझ सकते हो आप कि यदि इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक, तो इसको ज़्यादा टाइम लगेगा उतनी डिस्टेंस कवर करने में जितना इसको लगेगा। क्यों लगेगा समझ रहे हो आप, क्यों लगेगा, इसको ज़्यादा टाइम इसलिए लगेगा क्योंकि इसकी इनिशियल वेलोसिटी नीचे की डायरेक्शन में कुछ नहीं है, तो ये ज़्यादा टाइम लेगी सेम हाइट तक पहुँचने में, इसको टाइम कम लगेगा क्योंकि इसके पास तो ऑलरेडी इनिशियल वेलोसिटी है ना कुछ v, इसके पास तो ऑलरेडी इनिशियल वेलोसिटी है ना यार बच्चों, इसके पास ऑलरेडी इनिशियल वेलोसिटी है, तो सेम हाइट h1 कवर करने के लिए, सेम हाइट h1 कवर करने के लिए इसको टाइम लगेगा कम, जबकि इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो इसको टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ये बात आप समझे कि इसको तो लग रहे हैं 18 सेकंड इस h1 हाइट कवर करने के लिए, जबकि इसको लग रहे हैं 12 सेकंड ही, ये तो 12 सेकंड में ही भाई इतनी डिस्टेंस कवर कर लेगी जितनी ये 18 में कर पाएगी, क्योंकि इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, इसकी बात समझ गए, अब समझ गए। और हाइट तो सेम ही होनी चाहिए क्योंकि इसने बोला है कि वो आगे जाके 18 सेकंड के बाद मिल लेती है, 18 सेकंड के बाद मिल लेती है, मतलब 18 सेकंड में पहली वाली बॉल ने कितनी, पहली वाली बॉल को देखो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यही लगाते एस इक्वल टू, तो बॉल नंबर 1 के लिए बताओ एस की वैल्यू कितनी है, सेम हाइट ही आएगी माइनस h1 मान लेता हूँ, यू की वैल्यू इसके लिए 0 इंटू टाइम कितना लग रहा है 18 सेकंड प्लस हाफ माइनस 10 इंटू 18 का स्क्वायर, ये फर्स्ट वाली बॉल के लिए इक्वेशन हो गई। दूसरी वाली बॉल भी सेम हाइट पे आ जाएगी, तभी तो मिलेंगी ना यार, जब दोनों सेम हाइट कवर कर चुके होंगी तभी तो मिलेगी, तो ये भी h1 प्लस इसमें यू कितना है इसका v, यू की वैल्यू दे रखी है इसमें v है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, तो माइनस इंटू टी, इसको टाइम कितना लग रहा है 12, याद रखना ये 12 सेकंड में इतनी डिस्टेंस कवर कर पा रही है जितनी वो 18 में करेगी, ए की वैल्यू माइनस 10 इंटू इसको 12। अब इक्वेशन नंबर 2 और 1 की दोनों लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम कर दो, तो हाफ माइनस 10 इंटू 18 का स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस बी इंटू 12 प्लस हाफ माइनस 10 इंटू 12 का स्क्वायर, ठीक है। इसको इधर लेके आ जाओ तो 1/2 इंटू 10 कॉमन ले लो, 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर इक्वल टू माइनस वी इंटू 12, यहाँ से वी की वैल्यू आ जाएगी। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये क्या कर दिया आपने,
ये क्या कर दिया सर, इसको मैं कैसे सॉल्व करूँ, मुझे तो 18 का स्क्वायर याद नहीं है, याद होना चाहिए 324 होता है और 12 का स्क्वायर 144 होता है। 18 का 324, 12 का 144, लेकिन नहीं याद है तो कोई बात नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है ना, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी इक्वस टू माइनस बी इंटू 12, तो -5 इंटू ये हो जाएंगे 30 इंटू 6 इक्वस टू माइनस बी इंटू 12, वी इक्वस टू 75 मीटर पर सेकेंड, वी की वैल्यू 75 मीटर पर सेकेंड आ रही है। कोई डाउट तो नहीं है? एक बार मैं वापस आपको समझाना चाहूँगा, ये क्वेश्चन खिचड़ी हो गई भाई, इसकी खिचड़ी हो गई। तो देखो, एक भोला बालक है, इस टावर के ऊपर बैठा हुआ है, एक हाई राइज प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर बैठा हुआ है, प्लेटफॉर्म मान लो या किसी बिल्डिंग के ऊपर बैठा हुआ है। वो क्या करता है, एक पत्थर फेंकता है, एक पत्थर, बैठा बैठा खुरापात कर रहा है, एक पत्थर फेंकता है, ठीक है, एक पत्थर फेंक दिया इसने, उसके अब पहला पत्थर तो जस्ट इसने ड्रॉप किया, ऐसे छोड़ दिया। अब ये चाह रहा कि दोनों पत्थर नीचे जाके कहीं मिले, इनका मिलन होना बहुत जरूरी। यदि दूसरे पत्थर को भी इनिशियल वेलोसिटी 0 से छोड़ देता तो वो आपस में कभी मिलते ही नहीं, क्योंकि पहला पत्थर जब तक ज़मीन पे पहुंच जाता तब तक दूसरा पत्थर बीच में उसको मिल नहीं पाता, ये दोनों की इनिशियल वेलोसिटी सेम होती तो इसने क्या किया, पहला पत्थर तो छोड़ दिया 0 वेलोसिटी से, जस्ट ड्रॉप कर दिया, लेकिन दूसरे वाले पत्थर में थोड़ी सी वेलोसिटी ऐसे करके इसने नीचे की साइड फेंका, तो उसके पास इनिशियल वेलोसिटी कुछ थी, लेकिन दूसरा पत्थर कितने टाइम के बाद पहला पत्थर फेंक दिया, उसके 6 सेकंड के बाद दूसरा पत्थर फेंका इसने, पहला पत्थर फेंकने के 6 सेकंड के बाद दूसरा पत्थर फेंका, तो दूसरे पत्थर को कितना टाइम मिला ये डिस्टेंस कवर करने के लिए, जहाँ पर वो मिल रहा है उतनी डिस्टेंस कवर करने के लिए दूसरे पत्थर को 12 सेकंड ही मिली, और पहले पत्थर को टोटल 18 सेकंड मिली, क्योंकि इसने ऐसा बोला कि 18 सेकंड के बाद वो एक दूसरे से मिलते हैं। 18 सेकंड कब से, जब पहला पत्थर छोड़ा उसके 18 सेकंड, तो इसने 18 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी और इसने 12 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी, दोनों की डिस्टेंस सेम हो जानी चाहिए। यदि ये दोनों डिस्टेंस सेम हो जाएंगी तभी तो वो बीच में जाके मिलेंगे ना यार। इस वाले पॉइंट से पहला पत्थर भी यहाँ पर है और दूसरा पत्थर भी यहाँ पर है, तब जाके वो दूसरे मिल गए। तो इनको दोनों को सेम करने के लिए डिस्टेंस को, इसके लिए एच की वैल्यू निकालो, तो इक्वेशन लगाओगे दूसरी इक्वेशन कब लगाते हैं, जब डिस्प्लेसमेंट की बात हो, इनिशियल वेलोसिटी की बात हो और टाइम की बात हो। तो यहाँ पर ये तीनों ही बात हो रही थी, इनिशियल वेलोसिटी भी थी अपने पास, टाइम भी दे रखा 18 सेकेंड और डिस्प्लेसमेंट भी मैंने मान लिया h1 था, वही तो सेम करना था। तो इसके लिए इक्वेशन लगा दी, ये रही s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस की जगह -h1 क्योंकि नीचे की साइड जा रहा है, u इसके लिए 0 है, u t से मल्टीप्लाई कर दो वो भी 0 रहेगा, हाफ a की वैल्यू, a मतलब एक्सलेशन नेगेटिव डायरेक्शन तो -10 इंटू टी स्क्वायर, टी मतलब 18 आएगा इसके लिए, तो यहाँ से ये वैल्यू आ गई। फिर दूसरी वाले के लिए देखो, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस की वैल्यू -h1, सेम हाइट ट्रेवल करनी है, सेम डिस्टेंस, और इनिशियल वेलोसिटी इसकी दे रखी थी v, माइनस की डायरेक्शन में तो माइनस भी मैंने ले ली, v इंटू इसको टाइम कितना लगे 12 सेकेंड प्लस हाफ a इंटू 12 सेकेंड का स्क्वायर, तो यहाँ से h1 दोनों साइड h1 है, तो ये राइट हैंड साइड भी दोनों के इक्वल कर दो, तो ऐसे इक्वल करोगे तो ये आ जाएगा आंसर 75 मीटर पर सेकेंड। कोई डाउट यार बच्चे, कोई डाउट तुझे, भोले बच्चे तुझे कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, ये मैंने पहला जो पहले करके दिखाया था वैसा मत कर देना आप, नहीं तो कमाल हो जाएगा, कमाल हो जाएगा यदि ऐसा कर दिया तो आपने, दोनों को 12-12 सेकंड लगा दिए, ऐसा मत कर देना यार। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, ठीक है, इसीलिए मैंने वो गलती करके दिखा दी थी आपको, मैंने ऐसे गलती आप कर सकते हो, दोनों की 18 सेकंड ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, 2 बॉडीज ए एंड बी आर ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट, दो बॉडी हैं भाई, एक 16 मीटर से ऊपर से फेंकी जा रही है, एक 25 मीटर से ऊपर से फेंकी जा रही है, एक 16 मीटर से नीचे फेंक रहे हो, एक 25 मीटर से नीचे फेंक रहे हो, दोनों के मास अलग अलग हैं, इसका मास है 10 kg, इसका मास है 20 kg, इसका मास है 10 kg, इसका मास है 20 kg, ठीक है। द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाई देम टू रीच ग्राउंड, ठीक है, आपसे टाइम पूछ लिया जिस टाइम में ये दोनों नीचे पहुंचेंगे, दोनों ड्रॉप करी जा रही है, मतलब दोनों की इनिशियल वेलोसिटी 0, u1 भी 0 u2 भी 0, आपको ये टाइम का रेशियो पूछ लिया, जिस टाइम में ये नीचे पहुंचेगी उस टाइम में ये नीचे पहुंचेगी। अब एक बात बताओ, मास कहीं भी इक्वेशन, तीनों इक्वेशन में से कहीं मास का रोल है क्या?
तीनों इक्वेशन में कहीं मास का डायरेक्टली रोल है क्या? मास का रोल नहीं है, नहीं है ना। अब आप बोलोगे एफ इक्वल्स टू एम ए, एफ इक्वल्स टू एम ए, तो जो एक्सीलरेशन होता है वो एफ बाई एम होता है, मतलब वो एक्सीलरेशन जो होता है मास पे डिपेंड करता है। तो यदि मास पे एक्सीलरेशन डिपेंड करेगा तो इस इक्वेशन में भी एक्सीलरेशन की बात होती है, तो इस इक्वेशन में भी डिपेंड करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा फोर्स वगैरह लग रहा है क्या? नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक ही कांस्टेंट एक्सीलरेशन लग रहा है, बस जी का कांस्टेंट एक्सीलरेशन लग रहा है। तो मतलब मास का कोई रोल नहीं है, कुल मिला के बात ये है, मास का कोई रोल नहीं है, चाहे दोनों का मास कुछ भी होता, मास से कोई मतलब नहीं है। जैसे कि यदि आप ऐसे खड़े हो भाई, ये टावर है जिसकी हाइट h है, आप इस टावर से एक पत्थर फेंक रहे हो नीचे 10 किलो का, दूसरा पत्थर फेंक रहे हो 20 किलो का, तीसरा पत्थर फेंक रहे हो 30 किलो का, और तीनों की इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है, तीनों की इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है, मतलब जस्ट ड्रॉप कर रहे हो। तो इन तीनों को नीचे तक पहुंचने में क्या टाइम अलग अलग लगेगा क्या? तीनों को नीचे तक पहुंचने में टाइम अलग अलग लगेगा क्या? सोचो, अलग अलग टाइम लगेगा क्या? सोचो 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 सोचो। हाँ, अलग अलग टाइम तब लग सकता है जब आप उनकी इनिशियल वेलोसिटी चेंज कर दो, एक को ड्रॉप करो, दूसरे को तेज़ी से नीचे फेंको, तीसरे को ऊपर फेंको, या फिर ऐसा करो कि फर्स्ट को थोड़ा कम स्पीड से नीचे फेंको, सेकंड को उससे ज़्यादा, थर्ड को और ज़्यादा इनिशियल वेलोसिटी, तब टाइम में वेरिएशन आ सकता है। लेकिन यदि इनिशियल वेलोसिटी सेम है तीनों की, तो भाई इनको टाइम नीचे पहुँचने में सेम लगेगा, मास पे डिपेंड नहीं करता। कुल मिला के बात ये, तो मास इसने दे भी रखे हैं तो कंफ्यूज करने के लिए उनका कोई मतलब नहीं। पूछ रहे टाइम का रेशियो पूछा। अब ऐसी इक्वेशन मुझे बताओ जो कि आपसे इनिशियल वेलोसिटी की, टाइम की और ये डिस्प्लेसमेंट की बात करती हो। तो मेरे हिसाब से तो ये इक्वेशन होनी चाहिए, सॉरी टाइम की तो बात हो नहीं रही, ये तो हाइट है, 16 और 15 तो हाइट है। तो ऐसी कौन सी इक्वेशन इसमें टाइम की बात नहीं होती? सीधी सीधी बात है भाई, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s, यही इक्वेशन है ना भाई, यही इक्वेशन है ना जिसमें टाइम की बात नहीं हो रही। लेकिन अपने को पूछा क्या क्वेश्चन? टाइम का रेशियो पूछ लिया यार। तो मुझे ऐसी इक्वेशन चाहिए कि जिसमें टाइम की बात हो रही और डिस्प्लेसमेंट की बात हो और इनिशियल वेलोसिटी की बात हो। तो एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जो टी स्क्वेयर, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। एस इसके लिए है फर्स्ट वाले केस के लिए -16, यू टू तो ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि यू वन भी ज़ीरो, यू टू ज़ीरो, हाफ -10, पहले वाले को मान लेता हूँ टाइम टी1 लगा, दूसरे वाले में एस इक्वल्स टू यू टी, इसमें भी ज़ीरो है, ये यू टू हाफ टू टी टू स्क्वेयर। ठीक है, तो यहाँ से दोनों का ले लो डिवाइड, इक्वेशन 1/2, 1 और 2 को डिवाइड कर दो, तो ये लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड हो जाएंगे, इधर राइट हैंड साइड डिवाइड होगी, तो ये हाफ 10 तो कट जाएगा, ये आएगा टी1 स्क्वायर अपॉन टी टू स्क्वायर। तो T1/T2 का जो रेशो आएगा √16/25, मीन्स T1/T2 इक्वल्स टू 4/5, T1/T2 इक्वल्स टू 4/5। क्या इस क्वेश्चन को आप समझ पाए? इसमें कुछ था ही नहीं यार, क्वेश्चन तो ईजी था। मुझको तार ने चारों तरफ से घेर लिया है भाइयों, तार ने मुझको, मतलब वायर जो है ना इसका माइक का, उसने मुझे चारों तरफ से घेर लिया, घेराबंदी कर ली मेरी। अब मेरा बचना बहुत आसान हो गया, मैं तो निकल जाऊंगा इसके जाल से। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ भाई? दो टावर है, एक की हाइट 16 मीटर है, दूसरी की हाइट 25 मीटर है, दोनों में एक स्टोन को ड्रॉप किया जा रहा है, दोनों के मास अलग अलग देख रखे थे, लेकिन मैंने आपको समझा दिया मास का कोई रोल नहीं है इसका। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया इन दोनों को नीचे तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा, तो टाइम निकालने के लिए ऐसी कौन सी इक्वेशन यूज़ करूँ जिसमें इनिशियल वेलोसिटी की बात होती हो, डिस्प्लेसमेंट की बात होती हो और टाइम की बात होती हो। ऐसी इक्वेशन है सेकंड इक्वेशन, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए स्क्वायर। यहाँ पे एस डिस्प्लेसमेंट है, यू इनिशियल वेलोसिटी है जो दोनों में जीरो है, और टाइम अपन से पूछा है। तो ये इक्वेशन मैंने लगा दी दोनों के लिए और दोनों का रेशियो ले लिया, T1 T2 टाइम का रेशियो आ गया, T1 T2 टाइम का रेशियो आ गया, T1 T2 टाइम का रेशियो आ गया। नेक्स्ट को देखते हैं अपने क्वेश्चन आपके व्हाइट बोर्ड पर, ये रहा। A ball is thrown upward. It has a speed of 10 meter per second. When it reaches one half of its maximum height, how high does the ball rise? Okay. ये क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा यार, ये क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, आप निकालो इसका आंसर। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो भाई। वो
कि अ पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इट्स वेलोसिटी एट हाफ ऑफ द हाइट इज 10 मीटर पर सेकेंड, देन मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाई इट। एक पार्टिकल है, उसको नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है, ठीक है। ये टोटल हाइट इसकी कुछ मतलब ये मैक्सिमम हाइट तक जाएगा जहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ठीक है। एच हाइट तक इसको चलना है, लेकिन इसने क्या किया, h/2 इस जगह पे वेलोसिटी दे दी आपको। h/2 पे इसने वेलोसिटी दे दी कि भाई वो 10 मीटर्स पर सेकेंड है, देन द मैक्सिमम हाइट ऑब्टेन्ड बाई इट। ठीक है, एक पार्टिकल है, उसको वर्टिकली अपवर्ड फेंका जा रहा है, इसकी वेलोसिटी मिड पॉइंट पे 10 मीटर पर सेकेंड है भाई, मिड पॉइंट पे 10 मीटर पर सेकेंड है। तो इसने h की वैल्यू पूछ ली आपसे, h की वैल्यू पूछ ली आपसे। ऐसे इक्वेशन बताओ जिसमें सिर्फ डिस्प्लेसमेंट की और वेलोसिटी की इनकी बात हो रही हो, टाइम की बात गायब हो वहाँ से। ऐसी कोई इक्वेशन है आपके पास? ऐसी कोई इक्वेशन है आपके पास? बोलो बच्चों, है ना? बिल्कुल है। ये h/2 है तो ये बाकी बची h/2 हो जाएगी, यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी, मैक्सिमम पॉइंट पे पहुँच गया, तो v² इक्वल्स टू u² प्लस 2s। तो इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक लगा दो, पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर 2, तो फाइनल वेलोसिटी तो 0 है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 10 प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन, एच की वैल्यू h/2, तो 100 इक्वल्स टू 10h, तो h की वैल्यू आ जाएगी 10 मीटर। तो ये h की वैल्यू 10 मीटर है, h की वैल्यू कितनी है, 10 मीटर। तो यहाँ से भाई ये 5 मीटर ऊपर है और इसको 5 मीटर ऊपर और चलना है, 5 मीटर ऊपर है और 5 मीटर ऊपर और इसको चलना पड़ेगा। लेकिन इसने क्वेश्चन में पूछा मैक्सिमम हाइट कितनी जाएगा, ये नीचे से लेकर यहाँ तक मैक्सिमम हाइट मतलब h की वैल्यू पूछी जो कि 10 आ गई। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत नहीं है यार, कोई दिक्कत नहीं है, ज़िंदगी आसानी से मंडरा रही है आपकी, कोई दिक्कत आपको नहीं आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉडी स्टार्ट फॉलिंग फ्रॉम हाइट h एंड ट्रेवल डिस्टेंस h/2 ड्यूरिंग लास्ट सेकेंड ऑफ मोशन, देन टाइम ऑफ फ्लाइट इज। एक बॉडी है भाई, h हाइट से भाई इसको यहाँ से ड्रॉप किया जा रहा है, ठीक है। लास्ट के 1 सेकंड में इसने h/2 डिस्टेंस ट्रेवल करी, लास्ट के 1 सेकंड में। h/2 तो बाकी टाइम में कर ली होगी, लेकिन लास्ट का जब 1 सेकंड बचा ना तब इसने h/2 डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, h/2 इसने ये ट्रेवल कर ली। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछ इसने ये लिया कि भाई अब मुझे ये बता दो कि इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब इसको ऊपर से नीचे जाने में टोटल टाइम कितना लग गया होगा, वो पूछ लिया आपसे। तो आप क्या करोगे भाई, पहले ये बताओ, इसमें ये इक्वेशन लगा सकते हो क्या, s इक्वल्स टू u प्लस a/2 2n-1, ये लगा दोगे क्या, लगा दोगे कि नहीं? यहाँ पे नीचे वेलोसिटी 0 है, इसने नीचे फॉल करना स्टार्ट किया, s की वेलोसिटी s कितना है, कौन से सेकंड में, लास्ट के 1 सेकंड में, लास्ट के 1 सेकंड में इसने इतना ट्रैवल किया, तो ये लग जाएगा नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। लास्ट का 1 सेकंड आपको क्या पता कि कौन सा सेकंड है, वो पहला सेकंड है, दूसरा सेकंड है, तीसरा सेकंड है, चौथा सेकंड है, पांचवा सेकंड है, आपको क्या पता? तो आप ये कैसे लगाओगे, ये किस लिए लगता है, nth सेकंड के लिए। तो nth सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो ये होता है, यदि ये बोल देता कि 3rd सेकंड में उसने इतना ट्रैवल किया तो आप लगा देते, 4th सेकंड में इतना ट्रैवल किया तो आप लगा देते, लेकिन इसने ये बोल दिया कि लास्ट के 1 सेकंड में इसने इतना ट्रैवल किया यार, लास्ट के 1 सेकंड में इसने इतना ट्रैवल किया, लास्ट के 1 सेकंड में इसने इतना ट्रैवल किया। तो आपको नहीं पता ना कौन सा सेकंड है वो, लास्ट का 1 सेकंड तो है लेकिन कौन सा है, पहला सेकंड है, दूसरा सेकंड है, तीसरा सेकंड है, चौथा सेकंड है, पांचवा छठवां, आपको नहीं पता। आपको ये नहीं पता ना यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको टोटल टाइम कितना लगा। यदि ये पता होता तो भाई ईजी था, यदि ये पता होता तो ये तो पूछा ही इसने टाइम ऑफ फ्लाइट, ये तो पूछा ही इसको टोटल टाइम। तो ये वाली इक्वेशन इसमें मत लगा देना। अब लगाते हैं दूसरी इक्वेशन, ट्राई करते हैं दूसरी क्या लगेगी। देखो यहाँ से यहाँ तक ये मान लेता हूँ टोटल टाइम t लगा, तो यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना लगेगा होगा, t-1 सेकेंड। यहाँ से यहाँ तक यदि टोटल टाइम इसको t लगता है यार,
टोटल टाइम यदि इसको यहाँ से यहाँ तक t लगता है तो यहाँ से यहाँ तक t-1 सेकेंड लगा होगा, समझ रहे हो। तो ऐसी कौन सी इक्वेशन लगाऊं कि जिसमें इनिशियल वेलोसिटी आती हो, डिस्प्लेसमेंट आता हो और टाइम आता हो। तो सेकंड इक्वेशन है भाई मेरे पास, हारे का सहारा सेकंड इक्वेशन हमारा, एज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर। सबसे पहले पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक लगा दो। तो पॉइंट 1 से 2 तक कितनी हाइट है, -h। u की वैल्यू 0 प्लस हाफ इंटू ए की वैल्यू -10 इंटू टाइम टी स्क्वेयर। दूसरे के लिए लगा दो भाई, दूसरे के लिए लगा दो, यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए लगा दो। तो भाई h/2 इक्वल्स टू 0 प्लस हाफ -10 इंटू यहाँ से यहाँ तक टाइम t-2 का होल स्क्वेयर। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 डिवाइड इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2, इस साइड का लो भाई, -h/2 इक्वल्स टू हाफ इंटू -10 इंटू टी स्क्वेयर अपॉन हाफ इंटू -10 इंटू t-1 का होल स्क्वेयर। ये से ये गया, ये से ये गया, ऊपर जाएगा 2 इंटू t-1 का होल स्क्वेयर इक्वल्स टू टी स्क्वेयर। समझ रहे हो ना बच्चों। तो यहाँ से कमाल हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा, कमाल हो जाएगा जी। यहाँ से t-1 अपॉन टी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2। मैंने क्या किया, t-1 स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इधर ले गया, तो t-1 अपॉन टी का होल स्क्वायर, ये 2 को इधर ले गया, तो t-1 अपॉन टी इक्वल्स टू 1 अपॉन √2, यही हो जाएगा। तो √2 t माइनस √2 इक्वल्स टू t। यहाँ से जब t को मैं इधर ले जाऊँगा भाई, तो √2t माइनस t इक्वल्स टू √2, तो t की वैल्यू आएगी √2 अपॉन √2 - 1। यही इसका आंसर है, यही इसका आंसर है। लेकिन इस फॉर्म में आंसर नहीं दे रखा है रे बच्चे, तो कोई बात नहीं, t इक्वल्स टू √2 अपॉन √2 - 1 है ना, तो ऊपर नीचे √2 + 1 √2 + 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो √2 + 1 ऊपर आ जाएगा अपॉन a - b a + b a स्क्वायर - b स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर -1 स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 - 1 1, तो नीचे आएगा 1, ऊपर बस आंसर यही है, √2 प्लस √2, ये इसका आंसर है भाई, ये इसका आंसर है। सर आपने बहुत लेंदी करा दिया, नीट के हिसाब से बहुत लेंदी करा दिया, तो मैं आपको इसका आपको समाधान कर देता हूँ भाई। इतना लेंदी लग रहा है ना आपको। यहाँ तक तो सिर्फ 2 इक्वेशन लिखनी है, ये टोटल h t टाइम में चल दिया और t-1 में h/2 चल दिया, सिर्फ 2 इक्वेशन ऐसे लिख दी। अब आपको भाई ये इक्वेशन लिखनी भी नहीं है, ये इक्वेशन सोच लेनी है, और सोच के मुझे पता है इन दोनों का रेशियो लेना है, तो मैं डायरेक्ट रेशियो इधर 2 लिख दूंगा। मुझे पता है -h अपॉन -h/2 का रेशियो 2 आएगा, और इससे ये कट जाएगा भाई, तो मैं इसको t² अपॉन t-1 का होल स्क्वायर मतलब a² - 2ab प्लस b² ये लिख दूंगा। इसको इधर ले जाऊंगा तो 2t² - 4t प्लस 4 इक्वल्स टू t², तो t² इधर जाएगा, 2t² - t² मतलब t² - 4t प्लस 4 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक बन गई, t की वैल्यू -b प्लस माइनस √b² - 4ac b² - 4ac अपॉन 2a। यहाँ से भाई आप निकाल सकते हो, कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ मैंने कर दी है, क्योंकि अभी आंसर कुछ और आया था, अभी कुछ और कैसे आ सकता है। ये तो ये कट गया, a² - 2b, अरे ये 1 होगा ना यार, a - b का होल स्क्वायर, a² - 2b प्लस b², तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी 2t² - 4t प्लस 2 इक्वल्स टू t² - 4t प्लस 2 इक्वल्स टू 0, समझ गए। तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आएगी, -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a, t इक्वल्स टू 4 प्लस माइनस √8 अपॉन 2,
टी इक्वल्स टू 4 प्लस माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं 8 को 4 इंटू 2, 4 2 जा 8, तो 4 का फिर बाहर लेंगे 4 को इस रूट से, तो 2 आ जाएगा 2 रूट 2 बाई 2, तो ये 2 प्लस माइनस रूट 2, टाइम की ये वैल्यू आएगी 2 प्लस माइनस रूट 2, समझ रहे हो। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2 प्लस रूट 2 या 2 माइनस रूट 2, इन दोनों में से जो भी ऑप्शन दे रखा होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अब ये मत बोल देना, क्योंकि ये दोनों वैल्यू क्या आएंगी, पॉजिटिव ही आएंगी यार, ये दोनों वैल्यू क्या आएंगी, पॉजिटिव आएंगी, तो इनमें से जो भी आंसर दे रखा हो वो आप आंसर टिक कर लेना। तो बताओ इसमें क्वेश्चन में कुछ लेंदी था क्या यार, कुछ भी लेंदी नहीं, बस ये 2 इक्वेशन है, इनको सॉल्व करना है, काम खत्म। ये 2 इक्वेशन है, इनको सॉल्व करना है। आप कैसे सॉल्व करते हो, कितने ट्रिक लगाते हो, क्या नहीं लगाते हो, वो आपकी मर्ज़ी है, आपकी मर्ज़ी है। देखो मैंने अभी एक ट्रिक लगाई दी थी, तो मैंने क्या किया था 2 अपॉन ये इसको टी स्क्वेयर अपॉन टी माइनस 1 का होल स्क्वायर, यही था। तो मैंने क्या किया, अंडर रूट ले लिया भाई, दोनों साइड रूट ले लिया। तो इधर से स्क्वायर हटाओगे, इधर लगाओगे रूट, तो इसकी 2 वैल्यू आएंगी प्लस माइनस रूट 2। तो एक बार +2 लेके सॉल्व कर दो, एक बार प्लस रूट 2 लेके सॉल्व कर दो, तो यहाँ से t इक्वल टू रूट 2 टी माइनस रूट 2। तो ये t की वैल्यू जो आएगी, यहाँ से इधर ले जाओ इसको, तो इधर इसको ले जाओगे तो रूट 2 टी माइनस टी इक्वल टू अंडर रूट 2, तो t की वैल्यू अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 2 माइनस 1। फिर मैंने इसको कैसे सिंप्लीफाई किया था, दोनों साइड रूट 2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया था ऊपर नीचे, तो ये सॉल्व होकर वैल्यू आ गई थी। सेम दूसरी बार माइनस अंडर रूट 2 लेके सॉल्व करोगे तो t की दूसरी वैल्यू आ जाएगी। आया मज़ा, नीट के क्वेश्चन है लेकिन मज़ेदार है यार, नीट के क्वेश्चन है सारे के सारे, लेकिन सारे मज़ा आ रहा है यार, आ रहा है ना मज़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, a body drop from top of the tower falls through 40 meter during last 2 seconds of its fall. The height of tower, ठीक है। हाइट ऑफ द टावर निकालनी है आपको। इसने क्या बता दिया कि ये 40 मीटर ट्रेवल करती है, कब, अंतिम 2 सेकंड में, लास्ट 2 सेकंड में भाई, लास्ट सेकंड के अंदर ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है, ये 40 मीटर। तो आपसे हाइट ऑफ टावर पूछी, तो भाई कोई दिक्कत नहीं, ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी, h-40, और ये वाला टाइम कितना हो जाएगा h-40 कवर करने में, t-2। मैं मान लेता हूँ ऊपर से नीचे आने में टोटल टाइम t लगा था, तो इधर आने में टाइम t-2 लग जाएगा। आपसे पूछ ली इस टावर की हाइट, मतलब h की वैल्यू, और पत्थरों क्या किया, ड्रॉप किया है, इनिशियल वेलोसिटी 0। कौन सी इक्वेशन लगेगी जिसमें इनिशियल वेलोसिटी, टाइम और हाइट की बात होती है, सेकंड इक्वेशन। तो पहले इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लगा दो, तो भाई s इक्वल टू ut, मतलब 0 प्लस हाफ इंटू -10 इंटू टी स्क्वेयर, यहाँ से यहाँ तक आने में टोटल टाइम, यहाँ से यहाँ तक आने में टोटल टाइम t लग रहा है, तो टी स्क्वेयर। दूसरी इक्वेशन यहाँ से लेके यहाँ तक, तो हाइट कितनी है h-40, ut 0 हो जाएगा हाफ, -10 इंटू टाइम कितना लगा है t-2 का होल स्क्वायर, t-2 का होल स्क्वायर। आपको निकालना क्या है, हाइट। 2 इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व करके आपको हाइट निकालनी है। तो सबसे पहले हाइट निकालो, हाइट निकालने से पहले आप टाइम निकाल दो दोनों से। तो टाइम कैसे निकालोगे, इस वाले इक्वेशन में से इस वाले इक्वेशन को माइनस कर दो, कर सकते हो ना यार, कर सकते हो ना, इसमें से इसको माइनस कर दो, फर्स्ट में से थर्ड को। फर्स्ट इक्वेशन ये है इजीली, और दूसरी इक्वेशन ये है, ये सेकंड इक्वेशन है। ये 5 क्या लिख दिया, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। ये आपकी इक्वेशन आ गई दोनों की दोनों। अब मुझे क्या करना है कि टाइम की वैल्यू निकालनी है, तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर देता हूँ। तो राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में देखो, तो -h प्लस 40 में से यदि मैं माइनस करूँगा -h को, तो भाई 40 बचेगा, समझ रहे हो, -h ये प्लस h हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 40 इस साइड। इक्वल्स टू -5 को कॉमन ले लेता हूँ, t-2 का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, ये बात समझ गए आप। तो ये 5 8 जा, तो -8 हो जाएगा, 5 8 जा 40, इक्वल्स टू ये इसका स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4 माइनस टी स्क्वायर, ये टी स्क्वायर गया जी,
गया जी गया, गया जी गया, ये तो गया। तो यहाँ से -8 इक्वस टू -2 +4, तो -2t इक्वस टू -12, t इक्वस टू 6 सेकेंड। टी की वैल्यू 6 सेकेंड आई। किसी भी इक्वेशन में फर्स्ट में या सेकंड में पुट कर दो टी की वैल्यू, एच की वैल्यू आ जाएगी। तो -h फर्स्ट में पुट कर रहा हूँ, तो -5 इंटू टी की जगह 6, तो -h इक्वस टू -5 इंटू ये, तो h की वैल्यू कितनी आई 180 मीटर। तो ये टावर की हाइट 180 मीटर है। काम ख़त्म, काम ख़त्म हो चुका है भाई। ठीक है, ये हाइट ऑफ टावर निकाल सकते हो ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी। ये एग्जैक्टली नीट का क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा अलग हो गया इसमें। तुम कुल मिला के बात समझ रहे हो। लास्ट के 2 सेकंड में कोई बॉल 40 मीटर चल रही है, तो आपसे ये पूछ लिया कि इस टावर की हाइट कितनी होगी, तो और इनिशियल वो 0 स्पीड से फेंकी गई थी। तो एज इक्वल टू UT + ½ स्क्वायर, दोनों के लिए U की वैल्यू 0 जैसा अभी था वैसा ही ये क्वेश्चन। कोई विशेष बात नहीं है इसमें, कोई भी विशेष बात नहीं है। दोनों को सॉल्व कर लो, आंसर निकाल दो। ये मत बोल देना कि सर हम पे तो सॉल्व करना नहीं आता, हम तो सॉल्व करना नहीं आता सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम पे सॉल्व करना नहीं आता सर, पे सॉल्व करना नहीं आता, हम क्या करें सर, क्या करूँ मैं मर जाऊँ। व्हाट विल द रेशियो ऑफ डिस्टेंस मूव बाय फ्रीली फॉलिंग बॉडी फ्रॉम रेस्ट इन 4th and 5th सेकेंड। एक फ्री फॉल हो रही है बॉडी यहाँ से, आपसे पूछ लिया कि 4th सेकेंड और 5th सेकेंड में जो डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस वो कवर करेंगे 4th सेकेंड और 5th सेकेंड में, उनका रेशियो होता है। अब वो लगा सकते हो S इक्वस टू UT + ½ A इंटू 2n-1। दोनों केस में फ्री फॉल हो रहा है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी दोनों केस में 0, फॉर्मूला अपना ये रह जाएगा बस A/2 2n-1। 4th सेकेंड में कितनी ट्रेवल करेगी भाई, 4th सेकेंड में A की जगह g/2 लिख दो, 4th मतलब 4 × 2 = 8 -1 मतलब 7 4th सेकेंड में ये, और 5th सेकेंड में g/2 इंटू 5th मतलब 5 × 2 = 10 -1 मतलब 9। तो 4th और 5th सेकेंड की डिस्टेंस की रेशियो जाएगा 7/9 आंसर। आंसर हो गया डायरेक्टली। डायरेक्टली कौन सा स्वर हो गया, आंसर हो गया जी, डायरेक्टली आंसर हो गया जी। समझे जी, बोलो जी, समझ गए ना जी। एक मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा भाई, चुक 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 चलती है आगे रेलगाड़ी। ये है रेलगाड़ी भाई, इसकी जो डिस्टेंस है वो मान लो 200 मीटर है, ठीक है। एक और इसकी जो स्पीड है, इसकी जो स्पीड है वो मान लो 20 km/h है, और इसको मैं मान लेता हूँ, चलो ये km/h में, तो इसको भी किलोमीटर में दे देता हूँ। ये है बहुत बड़ी रेलगाड़ी है, 2 किलोमीटर इसकी लेंथ है। एक आदमी जस्ट इस वाले पॉइंट पर, ट्रैक में नहीं चल रहा है, ये ट्रैक पे जाएगा तो मर जाएगा ना, ट्रैक में नहीं चल रहा, ट्रैक के पास में अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, जस्ट इस वाले पॉइंट से, जहाँ से इसका फ्रंट स्टार्ट हो रहा है ना, उस पॉइंट से चल रहा है, स्टार्ट कर रहा है, इस डायरेक्शन में चल रहा है। इसकी वेलोसिटी 10 km/h, बहुत स्पीड से चल रहा है। चल इसको स्पीड कम करो, 2 km/h से चल रहा है। मैं आपसे ये पूछ लूँ कि इसको ट्रेन को पार करने में कितना टाइम लगेगा जी, इसको ट्रेन को पार करने में कितना टाइम लगेगा जी, बोलो जी, बोलो। तो रिलेटिव, पहले ये बताओ रिलेटिव डिस्टेंस इसको कितनी ट्रैवल करनी है, डिस्टेंस ट्रैवल बाई मेन, रिलेटिव डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करनी है इसको, 2 किलोमीटर, ठीक है। अब क्योंकि मेन पार कर रहा है किसको, ट्रेन को करना है मेन को पार, तो मैं क्या करता हूँ, ट्रेन इधर से आ रही तो ट्रेन को रोक लेता हूँ, मेन को चला देता हूँ। कैसे, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। तो वेलोसिटी ऑफ मेन विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन, ये हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ मेन माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। वेलोसिटी ऑफ मेन कितनी है 2, किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में, मतलब ये प्लस आएगी, माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन कितनी है 20, लेकिन माइनस डायरेक्शन में, तो -20 हो जाएगी। तो वेलोसिटी ऑफ मेन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन कितनी है भाई, 22 km/h। वेलोसिटी ऑफ मेन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन कितनी है 22, ठीक है। और इन दोनों में से किसी का कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, दोनों में से किसी का कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, बताया नहीं आपको।
तो एक्सेलरेशन नहीं है तो कोई बात नहीं। अब मैं पूछ लेता हूँ भाई टाइम कितना लगेगा, टाइम कितना क्या होता है, टाइम कैसे निकालते हैं, तो वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम क्या होगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। कितनी बार कर चुके हैं, तो कितनी डिस्टेंस कवर करनी है इसको, मैन को रिलेटिव डिस्टेंस कितनी है इनकी 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करनी है, अपॉन वेलोसिटी कितनी है इसकी रिलेटिव 22, तो 2/22 आवर्स लगेंगे इसको, घंटे, इतने घंटे लगेंगे भाई इसको, इतने घंटे लगेंगे इस आदमी को इस ट्रेन को पार करने में। समझ गए। ये मैंने वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन क्यों निकाली, क्योंकि मैंने क्या बोला आपसे कि जिस भी चीज़ के रिस्पेक्ट में निकाल, मतलब जिस भी चीज़ के रेफरेंस मान के जिसको देखते हैं, जिसको भी रेफरेंस मान के देखते हैं उसको क्या मानते हैं कि वो स्टॉप हो गया भाई। तो मैंने क्या बताया था, ये आपको जब रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ाई थी तब, जिसको रेफरेंस मानते हैं उसकी वेलोसिटी को दूसरे की वेलोसिटी पे उल्टा करके लगा दो। तो बस भाई इसकी वेलोसिटी 20 इस डायरेक्शन में थी और उसको रेफरेंस मान लिया, मतलब ट्रेन को रुका हुआ मान लिया, तो मतलब इसकी वेलोसिटी को उल्टा करके इस पर लगा दोगे, ये हो जाएगी 22। जैसे मैंने इस फॉर्मूले से निकाली वो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं 22, क्योंकि ये 2 इधर है और 20 भी जुड़ जाएगी इसके साथ, और 22 हो जाएगी। और रिलेटिव डिस्टेंस को कितनी कवर करनी है, 2 किलोमीटर, रिलेटिव डिस्टेंस 2 किलोमीटर, तो डिस्टेंस कवर करनी है 2 किलोमीटर और इसकी वेलोसिटी है ये, तो क्या आप टाइम निकाल सकते हो। रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन है ये, मज़ा है ना, क्वेश्चन तो बढ़िया ना, क्वेश्चन तो ईजी है ना, क्वेश्चन तो ईजी है ना, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट डाल देता हूँ मैं कि भाई ट्रेन तो कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, लेकिन ये मैन जो है ना, मैन इसके जो एक्सेलरेशन है वो कुछ एक्सेलरेशन 0.5 किलोमीटर पर आर स्क्वायर है। एक चीज़ याद रखना, मैं क्वेश्चन में कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए सारे यूनिट एक जैसी दे रहा हूँ, किलोमीटर पर आर, ये किलोमीटर पर आर, ये किलोमीटर पर आर स्क्वायर एक्सेलरेशन, लेकिन क्वेश्चन में एक चीज़ हो सकती है, वो कुछ चीज़ें तो किलोमीटर में दे देगा, कुछ मीटर में, तो आपको सारी की सारी चीज़ें एक यूनिट में लानी पड़ेंगी। यदि किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना होता है तो 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं, यदि उल्टा करना होता है मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आर में तो 18/5 का मल्टीप्लाई करते हैं। ये बात तो मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। अब एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अभी जो भी वीडियो भाई उसमें आपको पहले ही सारी नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पहले की वीडियो कुछ पता ही नहीं, सोते हुए आए डायरेक्ट ये वीडियो देखने, चलो न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं सर की क्लास में जाके, समझ नहीं आया कुछ, दिमाग झन 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 करने लग जाएगा। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपने मेरी क्लास से पढ़ा हो भाई, कहीं से भी पढ़ा हो भाई, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पर पूरे आने चाहिए, तब ये बातें आप समझ पाओगे, क्योंकि ये थोड़ी अच्छी बातें हो रही हैं, थोड़ी लेवल अप वाली बात हो रही है। अब ऐसा हो जाए तब आप मुझे बताओ, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, तो वही आ जाएगी 22, क्योंकि वेलोसिटी में तो कोई चेंज नहीं किया, लेकिन एक्सेलरेशन ऑफ मैन एज सीन बाई ट्रेन, एक्सेलरेशन ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन विद एक्सेलरेशन ऑफ मैन कितना है 0.5 पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव में, ट्रेन का कोई एक्सेलरेशन है नहीं है, तो एक्सेलरेशन ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन कितना है ये, और रिलेटिव डिस्टेंस कितनी है, मैन और ट्रेन की रिलेटिव डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस ऑफ मैन जो इसको कवर करनी है विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन वो कितनी है 2 किलोमीटर। अब बताओ इसमें क्या करोगे यार, इसमें क्या करोगे, इसमें क्योंकि एक्सेलरेशन आ गया तो भाई एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। एस किस डायरेक्शन में, रिलेटिव वेलोसिटी मैन को किस डायरेक्शन में चलना है, इस डायरेक्शन में, मतलब ये डायरेक्शन अपन पॉजिटिव लेते हैं 1D में, तो 1D में पॉजिटिव लोगे तो 2 किलोमीटर, एस इतना चलना है, यू कितना है, यू 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 दे रहा 22, टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन 0.5 इंटू टी स्क्वायर। अब यहाँ से जो टाइम की वैल्यू आएगी वो आपको पुट करनी है, यदि मैन कुछ एक्सेलरेशन से चल रहा होगा तब। यदि मैं ऐसा करता कि मैन का भी कुछ एक्सेलरेशन है और ट्रेन का भी इस डायरेक्शन में कुछ एक्सेलरेशन है, वो मान लेता हूँ 0.2 है, 0.2 है, स्पीड तो है ही 20 किलोमीटर पर आवर और एक्सेलरेशन भी है, तो इसकी जगह यहाँ पर ट्रेन में 0.2 रख दिया तो नेट एक्सेलरेशन कितना आता 0.3, तो यहाँ पर आप 0.3 रखते। समझ गए आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, समझ गए आप क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, कुल मिला के बाद आपको समझ आ गई ना। तो एक्सेलरेशन यदि दे रखा हो तो एक्सेलरेशन के लिए ये फॉर्मूला लगा देना, आपका आंसर तैयार हो जाएगा हलवे की तरह। लेकिन इससे पहले आपको रिलेटिव वेलोसिटी का पूरा का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, पता होना चाहिए।
रैम में अभी देख लूँ भाई कितने आर की वीडियो हो चुकी है। भाई वीडियो जो हो चुकी है 1 hour and 14 minutes की हो चुकी है। 1 hour and 14 minutes की हो चुकी है। तो ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है मैं आपको करा ही दूँ एक, मज़ा आ जाए आपको। ठीक है भाई, ये आपकी विंड चल रही है, हवा चल रही है 20 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, ये आपका प्लेन है भाई, प्लेन है, प्लेन 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 कैसे बनाऊँ रे? यह प्लेन है, यह प्लेन है, ये कैसा प्लेन है सर? ये प्लेन बना दिया मैंने। ठीक है ठीक है ठीक है रे, ये प्लेन भाई ऐसे चल रहा है। ठीक है, इसकी स्पीड मैं मान लेता हूँ कि है, ये क्या मानूँ इसकी स्पीड, 10 मीटर पर सेकंड मान लेता हूँ। पहले एक बात बताओ, यदि हवा ऐसे चल रही है, एरोप्लेन ऐसे चल रहा है, पॉइंट नंबर ए से क्या ये पॉइंट बी पर पहुँच पाएगा? बिल्कुल नहीं पहुँचेगा, ये पहुँचेगा कहीं इधर, क्योंकि ये जो विंड की वेलोसिटी है, इस हवा की वेलोसिटी इसको इधर बहा के ले जाएगी, इधर फ्लो करा के ले जाएगी। इसकी खुद की वेलोसिटी 10 है। तो पहले मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछ लूँ लगातार कि पहले ये बताओ, वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रेस्पेक्ट टू विंड दे रखा है आपको 10, तो ये 10 से हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रेस्पेक्ट टू विंड, वेलोसिटी ऑफ विंड विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड 20I। तो वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रेस्पेक्ट टू विंड क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ विंड विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ विंड विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। प्लेन की विंड के रेस्पेक्ट में 10 से, इक्वस टू ये निकालनी है, माइनस ये 20I। तो वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है? 20I प्लस 10 से, 20I प्लस 10 से। क्या इसको ड्रॉ कर सकते हो आप? बिल्कुल कर सकते हो। 20 ये और 10 ये, 10 ये। ठीक है, ऐसे ड्रॉ कर लिया। अब मैं आपसे पूछ लूँ कि भाई इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, मतलब इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या आएगी, या फिर मैं ये पूछ लूँ एक्चुअल वेलोसिटी जो ज़मीन पे खड़े होकर मुझे दिखेगी ना, जो मैं बाहर से देखूंगा वो एक्चुअल वेलोसिटी क्या होगी? तो एक्चुअल वेलोसिटी इसका रिजल्टेंट होगी भाई, और रिजल्टेंट होगा 20 की साइड झुका हुआ। ये मैंने बता दिया आपको पहले, रिजल्टेंट हमेशा जो ज़्यादा वैल्यू होती है उसकी साइड झुक जाता है यार। तो रिजल्टेंट इसकी साइड झुका हुआ। यदि दोनों वैल्यू 20-20 होती तो रिजल्टेंट एकदम 45 से पास होता, 45, ये भी 45। यदि दोनों वैल्यू 10-10 होती तो भी 45 से पास होता, लेकिन ये वैल्यू जब बड़ी हो गई तो जो वैल्यू बड़ी होती है उसकी साइड में रिजल्टेंट अपना झुक जाता है। तो ये एंगल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये एंगल निकालो। एंगल एक्चुअली में जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है जो एरोप्लेन फ्लो हो रहा था उससे कितने एंगल पे वो डाइवर्ट हो गया। तो मतलब ये एंगल पूछा जाता है, ये वाला एंगल। तो मतलब आपको एंगल ये निकालना पड़ेगा, थीटा। इसको निकालने के 2 तरीके हैं, या तो आप 20 को इधर शिफ्ट करो भाई, 20 को इधर शिफ्ट कर दो, कोई बात नहीं, ये 20 इधर शिफ्ट हो गया तो ये 20 tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 2। तो यहाँ से ये थीटा की वैल्यू आ जाएगी, जो भी tan इनवर्स 2 की वैल्यू होगी वो ये एंगल पे ये शिफ्ट हो गया होगा। समझ गए बात? समझ गए बात? समझ गए बात? समझ गए बात? ठीक है, थीटा की वैल्यू आ जाएगी। या फिर आप दूसरी तरीके से इसको थीटा निकाल सकते। अच्छा, यदि ये थीटा आ गया तो ये थीटा कितना हो जाएगा? बचा हुआ एंगल, मतलब ये यदि आ गया तो ये बचा हुआ, मतलब इसकी हॉरिजॉन्टल से वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल से एंगल 90 माइनस थीटा, 90 माइनस। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि ये एंगल थीटा मान लो भाई, ये एंगल थीटा मान लो, ये एंगल थीटा मान लोगे तो ये tan इधर शिफ्ट हो जाएगा भाई, tan इधर शिफ्ट हो जाएगा। यदि ये tan इधर आ गया, ये थीटा, तो tan थीटा अब कितना आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब 10/20। तो थीटा की वैल्यू tan इनवर्स 1/2। अब ये थीटा कौन सा आया है? अब मैंने थीटा ये एंगल माना था, ये वाला, ये यदि थीटा हो गया तो बचा हुआ 90 माइनस थीटा। वैल्यू दोनों केस में सेम ही आएगी, सेम ही आएगी, चाहे आप इसको थीटा मान लो तो वैल्यू सेम आएगी। ये डिपेंड करता है ये एंगल पूछता कौन सा है आपसे। वो ये पूछ ले कि विंड की फ्लो की डायरेक्शन से वो किस एंगल पे फ्लो हो रहा होगा, उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी विंड की फ्लो की डायरेक्शन से कितनी हो गई होगी। तो आपको ये वाला थीटा निकालना पड़ेगा, क्योंकि विंड इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है और इससे ये रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा है, ये वाला थीटा। ठीक है, यदि वो पूछ ले कि प्लेन की इनिशियल वेलोसिटी से वो कितना एंगल पे डाइवर्ट हो गया, तो वो भाई 90 माइनस थीटा एंगल पे डाइवर्ट हो गया। यदि इसको 90 माइनस थीटा मानते हो तो भी 90 माइनस थीटा निकाल लो, यदि इसको थीटा मानते हो तो थीटा निकाल लो, और इसको 90 माइनस थीटा कर दो। कुल मिला के ये बात समझ आ गई। इजी क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आपके लिए आ सकते हैं।
ये विंड मतलब घबरा मत जाना यार, ऐसे कोई मैंने आपको रेन मैन प्रॉब्लम कराई और रिवर बोट प्रॉब्लम कराई तो आप कहीं ऐसे सोच लो कि सर ये प्लेन विंड वाली तो नई चीज़ हो गई। नया कुछ नहीं है इसमें, नया जी कुछ नहीं है जी इसमें, नया कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय बाय।